अस्सलामुअलैकुम। हमतन गोश में खुशामदीद। अच्छी अच्छी कहानियों और नॉवेल्स सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटी के निशान को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आप पर वक्त आगाह हो सकें। और कहानी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया। पेश खिदमत है इमरान रेहान सीरीज जिल्द नंबर 4 लाश की चूड़ियां। मुसन्निफ ए हमीद। आइए सुनते हैं किस्त नंबर 4। इसे कोई देख नहीं सकता था। इसने जमनापुर रेलवे स्टेशन की तरफ चलना शुरू किया। वो यहाँ से रेल में बैठ के मुंबई जाना चाहता था, जहाँ इसे पूरी उम्मीद थी कि वो किसी समंदरी या हवाई जहाज में बैठकर आराम से पाकिस्तान पहुंचेगा। इमरान को गायब होने के बाद चलने में आसानी थी। वो अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करता। इसकी रफ्तार तेज थी। जमनापुर रेलवे स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते सूरज निकल आया। चारों तरफ रोशनी फैल गई। स्टेशन पर एक ट्रेन अभी आकर रुकी थी। इमरान ने प्लेटफॉर्म पर आकर ट्रेन के ऊपर लगी हुई तख्ती पढ़ी। इस पर मुंबई एक्सप्रेस लिखा था। इमरान को इसी ट्रेन की जरूरत थी। वो एक डब्बे में सवार हुआ। ये फर्स्ट क्लास का डब्बा था। इसमें सिर्फ एक अंग्रेज औरत सफर कर रही थी। इमरान कोने वाली नर्म सीट पर बैठ गया और ट्रेन मुंबई की तरफ चल पड़ी। वहाँ से मुंबई 4-5 घंटों का रास्ता था। वीरान हवेली में कदमों की चाप। दिन के 11 बजे ट्रेन मुंबई पहुंची। इमरान पहली बार मुंबई के बड़े रेलवे स्टेशन को देख रहा था, मगर इसे मुंबई शहर से कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसे मुंबई से अपने वतन के शहर ज्यादा खूबसूरत और प्यारे लगते थे। वो गायब था। इसे टिकट खरीदने या टिकट किसी को दिखाने की जरूरत न थी। रेलवे स्टेशन से बाहर आकर वो सोचने लगा, अब एयरपोर्ट कैसे पहुंचे। टैक्सी ड्राइवर से कैसे कहे कि इसे हवाई अड्डे पर ले चले। वो तो जब ये देखेगा कि मुसाफिर की आवाज आ रही है मगर कोई नजर नहीं आ रहा तो डर के भाग जाएगा। इमरान सबसे पहले हवाई अड्डे जाकर मालूम करना चाहता था कि कराची पाकिस्तान को इंडिया का कोई जहाज आने वाला है भी कि नहीं। वो जल्दी से जल्दी अपने वतन पहुंचना चाहता था, क्योंकि इसके वतन को इसकी जरूरत थी। अचानक इमरान को एक बस नजर आई जिसकी पेशानी पर एयरपोर्ट लिखा था। ये बस स्टेशन से एयरपोर्ट यानी मुंबई के हवाई अड्डे की तरफ जा रही थी। इमरान बस की तरफ लपका। बस में कुछ मुसाफिर बैठे थे। इमरान भी बस में सवार हो गया। अगरचे कई नशिस्तें खाली थी, मगर इमरान खड़ा रहा ताकि सवारियां और आ जाएं, और अगर कोई सवारी आए तो इसे उठना न पड़े। थोड़ी देर में बस भर गई। इमरान बस के कोने में एक तरफ होकर खड़ा रहा ताकि इसका जिस्म किसी से न टकराए। वो गायब जरूर था, मगर इसके जिस्म को कोई दूसरा महसूस कर सकता था। बस मुंबई के कुशादा और ट्रैफिक से भरी सड़कों पर से गुजरती 1 घंटे के सफर के बाद एयरपोर्ट पहुंची। इमरान एयरपोर्ट की इमारत में आकर काउंटर पर आया, जहां मुल्क से बाहर जाने वाली परवाजों के नंबर लिखे होते हैं। इमरान ने देखा भारत से पाकिस्तान जाने वाली परवाजें हफ्ते में सिर्फ 2 दिन जाती हैं और अभी जहाज के जाने में 3 दिन थे। इमरान नाउम्मीद होकर एयरपोर्ट की इमारत से बाहर आया और एक दूसरी बस में सवार होकर वापस शहर आ गया। बस ने इसे दोबारा रेलवे स्टेशन पर उतारा। अब इसके सामने ये मसला था कि बंदरगाह कैसे पहुंचे, क्योंकि वो बंदरगाह जाकर ये मालूम करना चाहता था कि पाकिस्तान की तरफ कोई बहरी जहाज जाता है या नहीं। वो तो किसी से कुछ पूछ भी नहीं सकता था कि वहां से बंदरगाह कौन सा रास्ता जाता है। इमरान बेचैनी से रेलवे स्टेशन की इमारत के सामने खड़ा फुटपाथ पर एक तरफ कुछ सोच रहा था कि एक बस आकर रुकी। इस बस पर मुंबई पोर्ट लिखा था। पोर्ट अंग्रेजी जबान में बंदरगाह को कहते हैं। इमरान बहुत खुश हुआ और जल्दी से बस में सवार हो गया। इस बस ने इमरान को शहर का एक लंबा चक्कर लगाकर मुंबई की बंदरगाह के सामने बस स्टॉप पर उतार दिया। बंदरगाह के अंदर समंदर में जहाजों को देख के इमरान समझ गया कि यही बंदरगाह है। बंदरगाह के बड़े हॉल कमरे में मुख्तलिफ कंपनियों के काउंटर बने थे। इनके बाहर बोर्ड लगे थे जिन पर लिखा था कि कौन सा जहाज कब और किस वक्त रवाना होगा। कुछ लोग वहाँ खड़े इन्हें पढ़ रहे थे। इमरान भी वहाँ जाकर बोर्ड पर लिखे जहाजों के नाम और उनकी मंजिल और रवानगी का वक्त पढ़ने लगा। एक जगह इमरान ने अंग्रेजी में पाकिस्तान लिखा हुआ देखा। इसने आगे होकर जल्दी से गौर से पढ़ा। लिखा था कि अर्जुन नाम का बहरी जहाज रात के 2 बजे मुंबई की बंदरगाह से बरास्ता कराची बहरीन रवाना हो रहा है। इमरान के दिल की कली जैसे खिल उठी। पाकिस्तान के नाम से इसके दिल में नया जज्बा पैदा हो गया। इसने फैसला कर लिया कि रात के 2 बजे वो अर्जुन नाम के समुद्री जहाज में सवार होकर मुंबई से कराची जाएगा। अब सवाल ये था कि इस वक्त दिन का 1 बज रहा था। वो रात के 2 बजे तक का वक्त कहाँ गुजारे। इमरान के लिए शहर नया था। वो इसकी सैर करते सड़कों की भूल भुलैयों में गुम नहीं होना चाहता था। चुनाचे इसने सोचा कि वो बंदरगाह के आसपास रहेगा। भूख प्यास इसे बिल्कुल नहीं लग रही थी। वो बंदरगाह की इमारत से निकलकर एक तरफ चल पड़ा। आगे जाकर समुद्र का किनारा था। यहाँ दूर एक सड़क पर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स थी। उधर जाने की बजाय इमरान समंदर किनारे किनारे चलने लगा। वो ज्यादा रश में जाना नहीं चाहता था, क्योंकि खतरा था कि किसी से टकराकर इसके हाथ की चूड़ियां ना टूट जाएं। क्योंकि शगुफा की लाश की चूड़ियों की वजह से वो गायब था। चूड़ियां टूट जाने से तिलिस्म खत्म हो जाता और वो जाहिर हो जाता, और फिर इसका मुंबई से समुद्री जहाज में सवार होकर कराची जाना नामुमकिन था। कोई भी इसको बगैर पासपोर्ट और टिकट के जहाज में सवार होने की इजाजत न देता।
बल्कि उल्टा पासपोर्ट न होने की वजह से इसे गिरफ्तार कर लिया जाता। गायब रहने में इसकी सलामती थी, जाहिर होने के बाद वो बेपनाह मुसीबतों में फंस जाता। इसलिए वो अपनी कलाई में पड़ी लाल और काली चूड़ियों की बहुत ज्यादा हिफाजत कर रहा था। इसने एहतियात के तौर पर चूड़ियों के ऊपर रुमाल लपेट लिया था। समंदर की लहरें दूर दूर से आकर साहिल पर रेत पर बिछ जाती, फिर झाग छोड़ के पीछे को पलटती। इमरान को अपने प्यारे वतन पाकिस्तान का शहर कराची याद आया। कराची के समंदर की लहरें भी इसी तरह दूर से आकर साहिल से टकराती। इमरान कराची जाने के लिए बेताब हो गया, मगर इसे अभी काफी इंतजार करना था। चलते चलते वो समंदर में दूर तक चला गया। यहाँ किनारे पर भूरे रंग की न जाने कितनी ही चट्टानें थी। इन चट्टानों के पीछे इमरान को एक छोटा सा कॉटेज नजर आया, जिसकी छत एक तरफ से समुद्री हवाओं ने उड़ा दी थी। ये वीरान और आज से भी क्वार्टर लगता था। इमरान वहां से कतरा कर गुजर गया। वो इस कॉटेज के करीब जाकर खामखा किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहता था। इसके पास इतना वक्त भी नहीं था। आखिर खुदा खुदा करके दिन ढलने लगा। सूरज समंदर के नीचे गुरूब हो रहा था। फिर सूरज आखिर गुरूब हो गया। शाम का अंधेरा फैल गया। इमरान वापस बंदरगाह की इमारत में आकर कोर्ट यार्ड के एक बेंच पर बैठ गया। यहाँ बहुत से मुसाफिर अपने अपने सामान के पास बैठे थे। इनमें से अक्सर बहरीन जा रहे थे, कुछ मुसाफिर कराची के भी थे। कराची जाने वाले मुसाफिरों को थोड़ी देर के बाद एक अलग मुसाफिर खाने में ले जाकर इनके पासपोर्ट और कागजों की पड़ताल शुरू की गई। इमरान को वहां जाने की जरूरत न थी। वो हॉल में बहरीन जाने वाले मुसाफिरों के पास खाली बेंच पर बैठा रहा। रात के 10 बजे मुसाफिर अंदर जाना शुरू हुए। स्पीकर पर ऐलान हुआ कि बहरीन और पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिर जहाज पर आ जाएं। इमरान भी खुशी खुशी गेट की तरफ बढ़ा और चुपके से गुजर गया। टिकट चेकर को पता ही न चला कि इमरान इसके करीब से बगैर टिकट दिखाए निकल गया। बंदरगाह के प्लेटफार्म पर, जिसको प्लेटफार्म नहीं बल्कि जेटी कहा जाता है, बड़ा ही रश था। ये एक बड़ा समुद्री जहाज जेटी के साथ खड़ा हुआ था। जहाज पर एक तरफ चौड़ी सीढ़ी थी जिस पर मुसाफिर सवार हो रहे थे और दूसरी तरफ एक बड़ा तख्ता लगा था जिससे कुली मुसाफिरों का सामान लेकर जहाज में सवार होते। इमरान सीढ़ी के बजाय सामने वाले तख्ते से गुजरकर जहाज पर सवार हुआ। ये हिंदुस्तान का जहाज था। इस पर हिंदुस्तान का झंडा लगा था। इस जहाज की 3 क्लासें थी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। थर्ड क्लास सबसे ऊपर यानी डेक पर थी। ये जहाज का खुला बगैर छत के डेक यानी अर्शा होता है, जहाँ थर्ड क्लास के मुसाफिर अपना सामान लगाकर दरिया बिछाकर बैठ जाते हैं और वहीं खाना भी पकाते हैं। अगर बारिश होने लगे तो अपने सामान पर दरिया वगैरह डालकर खुद इसके पीछे छुप जाते हैं। सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास के छोटे छोटे केबिन होते हैं जो जहाज के अंदर होते हैं। एक केबिन में 2-2 आदमियों के सोने के बिस्तर होते हैं। इमरान चाहता तो नीचे फर्स्ट क्लास में चला जाता, लेकिन इसने ऊपर थर्ड क्लास के अर्शे पर ही सफर करना पसंद किया। इमरान जहाज के अर्शे पर आकर एक तरफ सब मुसाफिरों से अलग होकर बैठ गया। रात का वक्त था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मगर गायब होने की वजह से इमरान को जरा भी ठंड नहीं लग रही थी। मुसाफिर अर्शे के लकड़ी के फर्श पर अपने अपने सामान के पास दरिया बिछाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। आखिर जहाज चलने का वक्त आया। जहाज से सीढ़ी और सामान वाला तख्ता हटा दिया गया। इसके रस्ते खोल दिए गए। जहाज ने 2-4 बार भोंपू बजाया, फिर लोहे का भारी लंगर उठा दिया गया। जहाज के इंजन चलने लगे और जहाज आहिस्ता आहिस्ता बंदरगाह से हटने लगा। इमरान उठकर अर्शे के जंगले के साथ लगकर खड़ा हो गया। ये मंजर बहुत खूबसूरत था। मुंबई शहर और बंदरगाह की रोशनियां आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रही थी। जहाज खुले समंदर की तरफ जा रहा था। थोड़ी देर के बाद बंदरगाह पीछे रह गई। जहाज खुले समंदर में आ गया। जहाज ने अपना रुख कराची की तरफ फेर लिया। रात की तारीकी में समंदर में अपना सफर शुरू कर दिया। इस जहाज ने दूसरे दिन शाम के वक्त कराची पहुंचना था। वहाँ मुसाफिरों को उतार कर आगे बहरीन के लिए रवाना होना था। इमरान अब जंगले से हटकर पीछे लंगर डालने वाली जगह के पास एक मशीन के पास आकर बैठ गया। जहाज के मुसाफिरों में से अक्सर सो गए थे। जहाज के हिंदू और सिख मुल्ला अर्शी की सफाई में लगे थे। ये हिंदुस्तान का जहाज था और इसका सारा अमला यानी जितने लोग जहाज पे काम करते थे सारे के सारे हिंदू और सिख थे। इमरान दिल में दुआ कर रहा था कि जल्दी से समंदर का सफर खत्म हो और अपने प्यारे वतन की जमीन पर पहुंचे। समंदर में चूंकि तूफान ही था इसलिए जहाज ज्यादा नहीं डोल रहा था, बस जरा जरा दाएं बाएं डोलने लगता। अंधेरे में समंदर में वो आगे ही आगे बढ़ रहा था। डेक पर रोशनी थी। हिंदू और सिख मल्लाह बाल्टियां और फावड़े लिए डेक के लकड़ी के फर्श को धोने में मसरूफ थे। इमरान को इस वक्त जहाज का फर्श धोना अच्छा नहीं लगा। आखिर इस वक्त फर्श को धोने की क्या जरूरत थी? ये काम वो सुबह भी कर सकते थे, लेकिन समुद्री जहाजों में सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है, खास तौर पर जब मुसाफिर जहाज पर सवार हों या जहाज से नीचे उतर जाएं तो जहाज के अर्शे को इसके बाद अच्छी तरह साबुन वाले पानी से धोकर साफ किया जाता है। इमरान खामोश बैठा रहा। सारे मुसाफिर सो गए। 4 हिंदुस्तानी महिला फर्श पर साबुन मिला पानी डालकर इसे फावड़े से रगड़ रहे थे। लकड़ी के फर्श को ये लोग रगड़ रगड़ कर साफ कर रहे थे। इमरान को वो नींद नहीं आ रही थी। इसे नींद नहीं आ सकती थी, इसे थकावट भी महसूस नहीं होती थी। बस वो इंतजार में था कब जहाज कराची पहुंचे, दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन से वो निकल जाए। वो बस इस पे ही खुश था, लेकिन अभी तक वो दुश्मन मुल्क के समुद्री जहाज पे था। एक तरह से दुश्मन का छोटा सा मुल्क था जो समंदर में सफर कर रहा था, लेकिन इमरान को बिल्कुल फिक्र न थी क्योंकि वो गायब था। इसे कोई देख नहीं सकता था। जब तक इसे कोई नहीं देख सकता था वो महफूज था। इमरान अपने हाथ की चूड़ियों का बड़ा ख्याल रखे था। इसको चूड़ियों वाला हाथ
अपने सीने से लगा रखा था कि कहीं भी एहतियाती में इसका हाथ इधर उधर न पड़ जाए और चूड़ियां न टूट जाएं। इसे ऐसे लगता था जैसे इन चूड़ियों में इसकी जान हो। अरशद धोने वाले हिंदू मल्लाहों में से एक ने साबुन में दे पानी की बाल्टी फर्श पर फेंकी तो इसका पानी सीधा इमरान के नीचे तक आया। इमरान को बड़ा गुस्सा आया। इस कमबख्त ने सिर्फ पानी की उंडेला, मगर हिंदू मल्लाहों को तो इमरान नजर नहीं आता था। अगर नजर आता तो शायद वो यहाँ पानी न फेंकते। इमरान इस ख्याल से उठा कि वहां से डेक की दूसरी तरफ चला जाए जिधर फर्श साफ हो चुका था। यही इमरान की बदकिस्मती की घड़ी थी। इमरान उठकर फर्श पर चलने लगा कि इसका पांव साबुन मिले पानी पर जोर से पड़ा और वो फिसलकर धड़ाम से अरशे के लकड़ी के फर्श पर गिर पड़ा। गिरते ही इसके हाथ की दोनों चूड़ियां टूट गईं। इनका तिलिस्म खत्म हो गया और वो सबको नजर आने लगा। हिंदू मल्लाहों ने एक नौजवान को अचानक गीले फर्श पर गैब से जाहिर होते देखा तो पहले तो वो इसको फटी फटी आंखों से देखते रहे कि ये कहां से आ गया, लेकिन इमरान ने भी एक हिमाकत की कि एकदम से उठकर दौड़ पड़ा। अचानक, हालांकि इसे चाहिए था कि वहीं पड़ा रहता, हिंदू मल्लाहों को यही शक होता कि मुसाफिर अंधेरे में इधर से निकलकर उधर जा रहा था कि उसका पांव फिसल गया और वो गिर पड़ा। इमरान को भी ये सोचना चाहिए था कि आखिर वो जहाज पर भाग के कहाँ जाता, लेकिन चूड़ियां टूट जाने से इमरान बदहवास हो गया। कुदरती तौर पर वो गिरते ही उठा और जब इसने अपने आप को हिंदू मल्लाहों को नजर आता हुआ महसूस किया तो वो अपनी जान बचाने के ख्याल से दौड़ पड़ा। इसको दौड़ता देखकर खामखाई हिंदू और सिख मल्लाहों के दिल में शक पैदा हुआ कि ये कहीं कोई स्मगलर या पाकिस्तानी जासूस तो नहीं, क्योंकि जहाज पहले पाकिस्तान जा रहा था और इस जहाज पर पहले भी एक दो पाकिस्तानी गिरफ्तार हो चुके थे। हिंदू और सिख मल्लाहों ने गौर से इमरान को देखा। इसे भागते हुए देखकर छलांग लगा के इसे दबोच लिया। कौन हो तुम? एक मल्लाह ने पूछा। इमरान ने जल्दी से अपनी घबराहट पर काबू पाकर कहा, मैं मुसाफिर हूँ। इस बौखलाहट और घबराहट में इमरान के मुंह से निकल गया कि वो कराची जा रहा है, हालांकि वो कह सकता था मैं हिंदुस्तानी हूँ और बहरीन जा रहा हूँ। तब सिख मल्लाह इसकी बिल्कुल चेकिंग न करते और ये समझ करके डेक का हिंदुस्तानी मुसाफिर है छोड़ देते। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि इमरान के मुंह से सच निकल गया। इसने कह दिया कि मैं कराची जा रहा हूँ। इस पर दूसरे सिख मल्लाह ने आगे बढ़कर इमरान से पूछा, तुम कहाँ से आ रहे हो? अब इमरान ने अपने आप को संभाल लिया। इसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि इसे कराची का नाम नहीं लेना चाहिए था। मैं मुंबई से सवार हुआ हूँ, दिल्ली का रहने वाला हूँ। एक सिख मल्लाह ने इमरान को बाजू से पकड़ा और कहा, तुम्हारा टिकट कहाँ है? इमरान के पास टिकट था ही कहाँ जो वो दिखाता। वो यूं ही जेबों में हाथ डालकर टटोलने लगा। मेरे बड़े भाई के पास है, वो वहाँ सो रहा है। दूसरे हिंदू मल्लाह ने भी इमरान को अपने घेरे में लिया, क्योंकि इस समंदर में जहाज पर पहले भी ऐसे वाकयात हो चुके थे। स्मगलर या जासूस इसमें सवार होकर बहरीन और पाकिस्तान फरार होते। इसलिए मल्लाहों को कप्तान की तरफ से हिदायत थी कि वह सख्ती से मुसाफिरों की जांच पड़ताल करें। सिख मल्लाह बोला, चलो अपने भाई के पास चलो। वहाँ तो इमरान का कोई भाई था ही नहीं। अब इमरान को सख्त पछतावा हुआ कि वो अपनी जगह से क्यों उठा। वहीं बैठा रहता, पानी आता तो आ जाता, इसका भला क्या बिगड़ जाता। मगर बदकिस्मती की घड़ी आ पहुंची थी, जो होना था हो गया। इमरान ने फौरन अदाकारी करते हुए कहा, मुझे माफ कर दें जी, मैं असल में घर से भाग कर आ रहा हूँ। मेरे पिताजी मुझे बहुत मारते हैं। मैं भागकर जहाज में चोरी छुपे सवार हुआ हूँ। बहरीन जाकर कोई काम धाम करूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? हिंदू मल्लाह ने पूछा। राम मूर्ति जी, मैं हिंदू हूँ। इमरान ने हमदर्दी हासिल करने की कोशिश की। मैं अकेला हूँ जी, भगवान के लिए मुझे माफ कर दें, मैं घर से भागा हूँ। हिंदू मल्लाह ने कहा, मुझे मामला गड़बड़ लगता है। ये लड़का झूठ बोल रहा है, इसको कप्तान के पास ले चलो। हो सकता है इसका ताल्लुक स्मगलरों के किसी गिरोह से हो या ये कोई पाकिस्तानी जासूस हो। इमरान को पसीना आ गया। वो बुरी तरह फंस गया था। वो जहाज से भाग भी नहीं सकता था। जहाज गहरे काले समंदर में था। आखिर वो भाग के कहाँ जाता? मल्लाहों ने इसे दबोच लिया। डेक की लोहे की सीढ़ियों से उतार कर वो इसे जहाज के कॉरिडोर में ले आए और इमरान को कप्तान के केबिन में ले गए। जहाज का कप्तान दुनिया के नक्शे वाले बड़े से ग्लोब के सामने टेबल लैंप चलाए कोई किताब पढ़ रहा था कि हिंदू और सिख मल्लाहों ने इमरान को कप्तान के सामने पेश किया। सर, ये लड़का जहाज में बगैर टिकट के सफर कर रहा है और कहता है कि घर से भागकर चोरी छुपे जहाज पर सवार हुआ हूँ। कप्तान किताब को बिस्तर पर एक तरफ रख कर उठ बैठा। इसने टेबल लैंप की रोशनी में इमरान की तरफ घूर के देखा। ये कप्तान बड़ा ही मुतासिब हिंदू था और मुसलमानों का जानी दुश्मन था। इसने इमरान की आंखों में आंखें डालकर कड़क लहजे में पूछा, तुम कौन हो और जहाज पर कैसे सवार हो गए? इमरान ने वही बयान दोहरा दिया। कप्तान ने कहा, इस जहाज पर कोई चोरी छुपे सवार नहीं हो सकता। जरूर तुम्हारा कोई साथी भी इस जहाज पर सवार है जिसने तुम्हारी मदद की। क्या नाम है तुम्हारा? इमरान ने कहा, राम मूर्ति जी, यही मेरा नाम है। मैं हिंदू हूँ। मेरे माता पिता मुझे बड़ा मारते थे। मैं घर से भागकर जहाज पर सवार हो गया हूँ। कप्तान ने कहा, इसकी बदलून उतार के देखो कि ये हिंदू है या मुसलमान। इसी वक्त इमरान का डॉक्टरी मुआयना किया गया और फौरन ही ये बात पता चल गई कि इमरान हिंदू नहीं मुसलमान है। अब तो हिंदू कप्तान बिस्तर छोड़कर उठकर खड़ा हो गया। इसने चिल्लाकर मल्लाहों को हुक्म दिया कि इसे गिरफ्तार करके हवालात में डाल दिया जाए। मुझे ये पाकिस्तानी जासूस लगता है। इसी वक्त इमरान के हाथ रस्सी से बांध दिए गए। दोनों मल्लाह इमरान को जहाज के सबसे नीचे वाले हिस्से में ले आए। ये एक तंगो तारीख जगह थी।
यहाँ इमरान को केबिन के अंदर फेंक कर बाहर से ताला लगा दिया गया। इमरान की आंखों में आंसू आ गए। इमरान की ताकत इसका साथ छोड़ गई थी। वो दुश्मन की कैद में फंस गया था। अब सिवाय अपनी किस्मत पर आंसू बहाने के वो कुछ भी नहीं कर सकता था। इसको हवालात वाले केबिन में बंद करने से पहले इसके हाथ खोल दिए गए थे। इमरान ने अपने केबिन का जायजा लिया। एक छोटा सा डब्बे जैसा केबिन था। इसमें कोई रोशनदान न था। छत के साथ एक कमजोर सा बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी केबिन के अंधेरे में बड़ी ही मुश्किल से सांस ले रही थी। इमरान के साथ जो होना था वो हो चुका था। इसने मायूसी के ख्यालात को एक तरफ रखा और वहां से फरार के रास्तों पर गौर शुरू कर दिया। इमरान अपने ख्यालों में गुम बैठा था कि जहाज का हिंदू कप्तान 2 मल्लाहों के साथ अंदर दाखिल हुआ। मल्लाहों ने राइफलें उठा रखी थी। 2 सिपाही दरवाजे के पास खड़े हो गए। जहाज का हिंदू कप्तान इमरान के पास आकर टांगे फैलाकर फिरौन की तरह खड़ा हो गया और कड़क कर बोला, अगर तुम हमें बता दो कि भारत में कहाँ कहाँ जासूसी करते रहे हो और तुम्हारे साथी हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ हैं, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा और तुम जहाँ जाना चाहते हो तुम्हें वहाँ पहुँचा दूंगा। इमरान ने कहा, ये ठीक है कि मैं मुसलमान हूँ, हिंदू नहीं हूँ, लेकिन ये भी तो ठीक है कि मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं, ना मेरा किसी जासूसी गिरोह से कोई ताल्लुक है। मुझे 2 स्मगलर पाकिस्तान से अगवा करके यहाँ लाए थे। उन्होंने मुझे अपना गुलाम बनाकर यहाँ फरोख्त करना चाहा। मैं उनकी कैद से निकल कर भाग गया और इसके साथ ही जहाज के कप्तान ने जेब से पिस्तौल निकाला और इसकी नाल इमरान की कनपटी से लगा दी और झुककर बैठ गया और फिर बोला, तुम मेरे जहाज पर कैसे सवार हो गए? वो जब तुम्हारा जहाज दूर समंदर में खड़ा था तो मैं तभी 2 दिन पहले इस पर सवार हो गया था। सोचा था कि इसके जरिए बहरीन चला जाऊंगा, वहां काम करके दौलत कमा लूंगा। हिंदू कैप्टन ने पिस्तौल का घोड़ा उठा दिया। ऐसा लगा कि वो इमरान पर गोली चलाने वाला हो। इमरान ने खुदा को याद किया और मरने के लिए तैयार हो गया। कप्तान तैयारी से मुस्कुराया, मैं तुम्हें कुछ वक्त देता हूँ, सोच लो। अभी भी तुम अगर मुझे अपने साथियों के नाम बता दो तो, और ये भी बता दो कि वो हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ जासूसी करते हैं, तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, वरना तुम्हें गोली मारकर तुम्हारी लाश समंदर में मछलियों के बीच फेंक दी जाएगी। जहाज के कैप्टन ने पिस्तौल जेब में डाला और केबिन से बाहर निकल आया। केबिन को बाहर से ताला लगा दिया गया। इमरान ने इत्मीनान का सांस लिया और सर केबिन की दीवार से लगाकर आंखें बंद कर ली। वो खुदा के हुजूर पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं मांगने लगा, ए मेरे खुदा, मुझे इस इम्तिहान में साबित कदम रखना। मेरी जुबान से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाली कोई बात ना निकल जाए। अगर ऐसा हो तो इससे पहले मुझे मौत दे देना। मैं अपनी जान 1 लाख बार भी पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर सकता हूँ, मगर ऐसी कोई बात अपने मुंह से न निकालूंगा कि जिससे पाकिस्तान को कोई नुकसान हो। इमरान दिल ही दिल में दुआएं मांगने लगा। दुआ मांगने से उसे काफी हौसला हुआ। वो लेट कर सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद इसे नींद आ गई। खुदा जाने क्या वक्त हुआ होगा कि इमरान की आंख खुल गई, क्योंकि इसे सख्त भूख और प्यास महसूस हो रही थी। इसलिए इसने अंदाजा लगाया कि बाहर काफी देर निकल आया होगा। जहाज अभी तक समुद्र में सफर कर रहा था और थोड़ा थोड़ा डोल रहा था। इतने में केबिन का दरवाजा बाहर से खुला। एक जहाजी सिपाही कंधे पर बंदूक लटकाए बाहर आकर खड़ा हो गया। इसके साथ एक हिंदू मल्लाह भी था। इसके हाथ में ताम चीनी की एक थाली थी, जिसमें डबल रोटी के 4 टुकड़े और चाय का एक प्याला था। इसने ये थाली इमरान के आगे रख दी और दोबारा बाहर निकल गया। बाहर से केबिन को फिर ताला लगा दिया गया। इमरान को बहुत भूख लगी थी। वो जल्दी जल्दी डबल रोटी के 4 टुकड़े खा गया और चाय पीने लगा। डबल रोटी खाने और चाय पीने से इसके जिस्म में नई तवानाई लौट आई। इसके जहन ने ताज़ादम होकर सोचना शुरू कर दिया। यह उसे मालूम था कि जहाज पाकिस्तान के चंद एक मुसाफिरों और कुछ सामान उतारने के लिए कराची की बंदरगाह पर जरूर रुकेगा। जहाज के रुकने के बाद अगर वो किसी तरह समंदर में कूद जाए तो समंदर में तैरकर वो किसी भी तरह कराची के साहिल तक पहुंच सकता है, या वो ये भी शोर मचा सकता है कि मैं पाकिस्तानी हूँ और ये हिंदू मुझे अगवा करके न जाने कहाँ ले जा रहे हैं। देर तक वो यही कुछ सोचता रहा। केबिन में दिन की रोशनी दाखिल होने का सवाल ही पैदा न होता था। उसे कुछ मालूम न था कि दिन का क्या वक्त हुआ है और जहाज कराची की बंदरगाह पर कब तक पहुंचेगा। ये बात उसे मुंबई की बंदरगाह से ही मालूम हो गई थी कि जहाज कराची की बंदरगाह पर दिन के वक्त ही पहुंचेगा। इमरान उठकर केबिन में टहलने लगा। केबिन इतना छोटा था कि वह 2-3 कदम चलता तो केबिन की दीवार आ जाती। वो तंग आकर अपनी जगह वापस आकर बैठ गया और अपना सर केबिन की दीवार के साथ लाकर फिर से अपने ख्यालात में गुम हो गया। ठीक उसी लम्हे दरवाजा खुला और एक बार फिर 2 सिपाही राइफलें उठाए केबिन के अंदर दाखिल हुए। उनके हाथ में हथकड़ी भी थी। उन्होंने अंदर दाखिल होते ही इमरान को वो हथकड़ी लगाई और इसे अपने साथ बाहर चलने को कहा। इमरान उनके दरमियान चलता अपने केबिन से निकला। बाहर कॉरिडोर में भी दिन की रोशनी न थी। ये सिपाही उसे एक बार फिर जहाज के हिंदू कैप्टन के केबिन में ले आए। यहाँ पहली बार इमरान ने दिन की रोशनी देखी। ये रोशनी कैप्टन के केबिन के खिड़की के गोल मोटे शीशे से केबिन के अंदर दाखिल हो रही थी। शीशे में से बाहर का नीला समुद्र भी दिखाई दे रहा था। धूप निकली हुई थी और दिन काफी गुजर चुका था। यहाँ पहली बार इमरान की नजर
कप्तान के टेबल के कॉर्नर्स पर रखी घड़ी पर पड़ी। घड़ी की सुइयां दिन के 12:30 बजा रही थीं। इसका मतलब ये था कि जहाज इस वक्त कराची के साहिल से ज्यादा दूर न था। ये इमरान ने अंदाजा लगा लिया था। हिंदू कैप्टन छोटी सी मेज के सामने बैठा पाइप पी रहा था। उसके सामने एक भारी रजिस्टर खुला पड़ा था। उसने सिपाहियों को बाहर जाने का इशारा किया और इमरान को कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। इमरान छोटी सी कुर्सी पर बैठ गया। उसके हाथ में लोहे की हथकड़ी लगी थी। हिंदू कैप्टन उठा, सामने अलमारी में से चाबी निकाली और इमरान के पास आकर उसकी हथकड़ी खोलकर सामने मेज पर रख दी। कप्तान वापस आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसकी निगाहें इमरान को घूर रही थी। फिर कप्तान ने बड़े ही पुरसुकून अंदाज से इमरान से कहा, मुझे यकीन है कि तुमने वही फैसला किया होगा जो इस वक्त तुम्हारे हक में बेहतर है। ये लो कागज पेंसिल और इस पर अपना और अपने उन जासूसों का नाम और एड्रेस लिख दो जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। इमरान ने पेंसिल उठाई और कागज पर ये जुमला लिख दिया, तुम मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके भी समंदर में डाल दोगे तो मेरे खून के एक एक कतरे से भी पाकिस्तान जिंदाबाद की ही आवाज निकलेगी। मैं तुम्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। जहाज का हिंदू कप्तान उर्दू अच्छी तरह से लिख पढ़ सकता था। इमरान ने कागज जहाज के कप्तान की तरफ बढ़ा दिया। कैप्टन ने समझा कि इमरान ने कागज पर अपने और अपने साथियों के नाम, पते वगैरह लिख दिए हैं। कप्तान ने मुस्कुराते हुए कागज पर एक निगाह डाली, मगर जब वहाँ हुब्बुल वतनी के जज्बे से लबरेज जुमले देखे तो उसके तन बदन में आग लग गई। वो गुस्से से कांपने लगा, मगर उसे यही तरबियत दी गई थी कि जब दुश्मन के किसी भी जासूस को पकड़ लो तो उसे कत्ल मत करो, बल्कि ठंडे दिल से उसके दिल का राज बाहर निकलवाने की कोशिश करो, क्योंकि अगर दुश्मन का जासूस मर गया तो सारे राज भी उसी के साथ मर जाएंगे। कप्तान ने फौरन अपने गुस्से पर काबू पा लिया और पाइप में तंबाकू भरते हुए बोला कि तुम पाकिस्तानी जासूस हो। एक पाकिस्तानी जासूस ही इस किस्म की जोशीली तहरीर लिख सकता है। मैं तुम्हारे इस जज्बे की कदर करता हूँ। मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत और भी बढ़ गई है। यही वजह है कि मैं तुम्हें हलाक नहीं करना चाहता। बस तुम मुझे इतना बता दो उन लोगों के नाम जो हिंदुस्तान के हिंदू हैं और पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं। ये काम वो महज चंद रुपयों के लिए कर रहे हैं और तुम्हारे साथ मिल चुके हैं। ये उस अय्यार हिंदू की दूसरी चाल थी। इमरान अच्छी तरह समझ चुका था कि इस तरह वो इमरान को अपने दाम में फंसाने की कोशिश कर रहा है। इमरान ने गर्दन उठाकर कहा, मैं पाकिस्तान का जाबाज और मुजाहिद जरूर हूँ, मगर तुम्हारे मुल्क में जासूसी करने नहीं आया था। मुझे यहाँ अगवा करके लाया गया था और मैं लोगों की कैद से भागकर तुम्हारे जहाज पर सवार हो गया। हिंदू कैप्टन ने प्याले में कॉफी डालकर इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैं तुम्हें 1 मिनट का वक्त देता हूँ। मुझे अपने तमाम साथी जासूसों के नाम बता दो। इसके साथ ही कप्तान ने मेज की दराज में रखा रिवॉल्वर बाहर निकाल कर रख दिया और फिर रिवॉल्वर उठाकर अपने हाथ में थाम लिया। इमरान ने दिल में कलमा शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। वो मरने के लिए बिल्कुल तैयार था। हिंदू कैप्टन क्लॉक की तरफ तकने लगा। सेकंड्स की सुई टक टक करके चल रही थी। ये टिक टिक इमरान के मौत कई कदमों की आवाज लग रही थी जो आहिस्ता आहिस्ता इमरान की तरफ बढ़ रही थी। इमरान अपनी मौत को गले को लगाने को तैयार था, मगर वो अपने मुल्क के बारे में एक लफ्ज भी बताने को तैयार न था। जब 1 मिनट गुजर गया तो हिंदू कैप्टन ने रिवॉल्वर उठाकर अपने हाथ में पकड़ा और चिल्लाकर सिपाहियों को अंदर आने के लिए कहा। जैसे ही सिपाही केबिन में दाखिल हुए, कप्तान ने इन्हें हुक्म दिया कि इसे केबिन के पीछे ले जाकर शूट करके लाश समंदर में फेंक दो। सिपाही ने इमरान को गर्दन से पकड़ लिया। हिंदू कैप्टन ने भरा हुआ रिवॉल्वर उठा लिया और इमरान को घसीटता हुआ केबिन के बाहर ले आया। बाहर छोटा सा कॉरिडोर था, यहाँ से समंदर नजर नहीं आता था। जब सिपाही इमरान को पकड़कर केबिन के पीछे लेकर आया तो इसने समंदर को देखा, जिसकी लहरें जहाज से टकराकर पीछे को जा रही थी। ये जहाज का पिछला हिस्सा था। जहाज की दूसरी निचली मंजिल थी। यहाँ दूसरा सिपाही आ गया। उन्होंने इमरान को जंगले के पास खड़ा कर दिया। क्या इमरान इस जहाज से भागने में कामयाब हो पाया? क्या इमरान की जान बच गई या नहीं? ये जानने के लिए सुनिए किस्त नंबर 5।